थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास, मैंने और आपने IAS 1, IAS 2 एंड IAS 8 कर लिया था, ठीक है ना। आज जो IAS हम करने वाले हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 IAS 10, इसका नाम है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, जिसको हम इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट भी कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत हाईली टेस्टेड है पास पेपर के अंदर, और ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन जो IAS कंपनी है उसके अंदर IAS 10 की एंट्री मौजूद है। सो IAS 10 इज इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड और इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप इसको गौर से सुने, ओके। देखो, होता ही है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा ईयर एंड है 31 December 2010, ओके। सो माई ईयर स्टार्टेड ऑन 1 January 2010 and my year end is 31 December 2010. अब होता ही है कि एट द रिपोर्टिंग डेट, जो मेरी रिपोर्टिंग डेट है, जो मेरी बैलेंस शीट डेट है, यानी 31 December 2010, इस रिपोर्टिंग डेट के ऊपर मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन होती है ना, उससे मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट कर देता हूं। यानी 31 December इज माई रिपोर्टिंग डेट, एंड दिस रिपोर्टिंग डेट के ऊपर मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट कर देता हूं। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते बनाते इट टेक्स अबाउट 2 to 3 months, 2 से 3 महीने लग सकते हैं टू पब्लिश दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द जनरल पब्लिक, क्योंकि वो ऑडिट चल रहा होता है, ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करते करते 2 से 3 महीने लग सकते हैं। यानी अगर मैं 2010 की बात कर रहा हूं कि दिस इज माय ईयर एंड 2010, और मैं 2010 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं, 31 December 2010 के ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है उससे मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूं जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो इट्स सेफ टू से कि 2 से 3 महीने लग सकते हैं टू पब्लिश दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 2 से 3 महीने लग सकते हैं टू पब्लिश दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द जनरल पब्लिक। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाई दिस IAS इज सो स्पेशल। इसके अंदर हम कहते हैं इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, का मतलब अगर 31 December मेरा रिपोर्टिंग पीरियड है तो उसके बाद जो 2 से 3 महीने लग रहे हैं जिसमें मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश हो रही हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो इन 2 से 3 महीनों में अकर करते हैं। देयर आर सम इवेंट्स व्हिच अकर ड्यूरिंग द पब्लिशिंग पीरियड। ऑडिट पीरियड और पब्लिश पीरियड के बीच में कुछ इवेंट्स ऐसे टेक प्लेस करते हैं जिनकी एविडेंस होती है एट द रिपोर्टिंग डेट। यानी देयर आर सम इवेंट्स व्हिच टेक प्लेस विद इन दीज 2-3 months, Jan, Feb, March, जिनकी एविडेंस रिपोर्टिंग पीरियड पे आ रही होती है, जिनका ताल्लुक रिपोर्टिंग पीरियड से पैदा हो रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो इवेंट्स यहां पे हो रहे हैं विद इन दीज 2-3 months ऑफ पब्लिशिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या वो इवेंट हमारे करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, हमारे करंट रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर एडजस्ट होंगे कि नहीं होंगे? क्या इनका ताल्लुक मेरे करंट फाइनेंशियल पीरियड से है या नहीं है? इज देयर इनफ एविडेंस कि जो इवेंट्स यहां पे टेक प्लेस कर रहे हैं उनका ताल्लुक मेरे फाइनेंशियल ईयर एंड से हो रहा है? दैट इज द क्वेश्चन। सो IAS 10 बेसिकली lays the foundation of events after the reporting period, कि रिपोर्टिंग पीरियड के बाद कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिनको हमें अपने करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट करना पड़ेगा, और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो इन 2-3 महीनों में हो तो रहे हैं लेकिन देयर इज नॉट इनफ एविडेंस एट द रिपोर्टिंग डेट, तो वो फिर एडजस्ट नहीं होते।
The main issue in this IAS is you guys need to figure out कि कौन सा इवेंट ऐसा है जो इन 2-3 महीनों में हुआ है जिसका इतना अवेलेबल एविडेंस है कि मुझे इन इवेंट्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड 2010 में एडजस्ट करना है कि नहीं करना. This IAS is heavily tested. तो मैंने आपके लिए आसानी ये की है कि मैंने कुछ इवेंट्स आपके सामने ऐसे रखे हैं जो एडजस्टिंग इवेंट्स हैं. एडजस्टिंग इवेंट्स का मतलब होता है कि ये इवेंट्स हुए तो रिपोर्टिंग डेट के बाद हैं, लेकिन फिर भी 2010 यहां पे एडजस्ट होंगे बिकॉज देयर इज इनफ एविडेंस ऑफ द इवेंट बीइंग अकरिंग एट द रिपोर्टिंग डेट. और कुछ एविडेंस और कुछ इवेंट्स ऐसे भी हैं जो हुए तो इस रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हैं, लेकिन फिर भी वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. नॉन एडजस्टिंग इवेंट का मतलब इनका ताल्लुक इस फाइनेंशियल ईयर एंड से नहीं होता. सो द इंटायर IAS 10, जिसको हम इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट कहते हैं या इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट कहते हैं, वो ये सिखाता है कि अगर लेट्स से मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर 2010 है तो 2 से 3 महीने लग जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश होने में. इन 2-3 महीने में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक इस फाइनेंशियल ईयर एंड से हो रहा होता है, तो उन इवेंट्स को हम एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं. और कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनका ताल्लुक इस फाइनेंशियल ईयर एंड से नहीं होता, उसको हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कहते हैं. IAS 10 ये बताता है कि दुनिया में 2 तरह के इवेंट्स हैं आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. एक होते हैं एडजस्टिंग इवेंट और एक होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स. एडजस्टिंग इवेंट का मतलब होता है कि देयर इज इनफ एविडेंस एट द रिपोर्टिंग डेट और ऐसे इवेंट को मुझे अपनी फाइनेंशियल ईयर एंड में 2010 में एडजस्ट करना पड़ेगा, करंट फाइनेंशियल पीरियड में एडजस्ट करना पड़ेगा. नॉन एडजस्टिंग इवेंट वो होता है जिसका रिपोर्टिंग पीरियड के ऊपर होता तो वो बैलेंस शीट डेट के बाद है, लेकिन रिपोर्टिंग पीरियड के ऊपर नॉट इनफ एविडेंस होता है कि इसका इस फाइनेंशियल ईयर एंड से कोई ताल्लुक है या नहीं है. सो IAS 10 आइडेंटिफाइज 2 टाइप ऑफ इवेंट्स दैट मे अकर आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एंड लेज डाउन द प्रिंसिपल्स ऑन हाउ टू डील विद दोज इवेंट्स. नंबर 1, एडजस्टिंग इवेंट. आपको बताया एडजस्टिंग इवेंट कौन सा इवेंट है जिसका रिपोर्टिंग पीरियड पे क्लियर एविडेंस मिल रहा है तो उसको करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा. Adjusting events are those events which provide enough evidence of the conditions that existing at the reporting date. कि conditions exist कर रहे थे, evidence है कि इसका ताल्लुक करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है. तो as per IAS 10, adjusting events are defined as information being received after the reporting period about which the conditions existed at the reported date, which would materially affect the financial statements. एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है कि हुआ तो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद है, लेकिन कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी, इनफ एविडेंस है कि इस इवेंट का ताल्लुक मेरी करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है. इवेंट हुआ रिपोर्टिंग डेट के बाद है, लेकिन इतना इनफ एविडेंस अवेलेबल है कि ये इवेंट हुआ तो रिपोर्टिंग डेट के बाद है, लेकिन कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी कि इसका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा. और अकॉर्डिंग टू IAS उसको प्रॉपर्ली एडजस्ट करना ही पड़ेगा. मैंने आपके सामने एडजस्टिंग इवेंट्स की कुछ एग्जांपल्स रखी हैं. फॉर एग्जांपल, बैंकरप्सी ऑफ अ मेजर ट्रेड रिसीवेबल. बैंकरप्सी ऑफ अ मेजर ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है कि 31 दिसंबर के बाद मुझे यह पता चला जनवरी फरवरी के अंदर कि मेरा एक बहुत मेजर ट्रेड रिसीवेबल बैड डेट हो गया. एक बंदा जो मुझसे बहुत सारे गुड्स उधार पे लेता था, क्रेडिट पे लेता था, एक बड़ा ट्रेड रिसीवेबल था मेरा, वो अचानक बैड डेट हो गया. जनवरी में मुझे पता चला. ऐसा नहीं हो सकता कि जनवरी में आके अचानक वो बैड डेट हो गया हो. इसका मतलब इसके हालात पहले से खराब चल रहे होंगे, फाइनेंशियल डिफिकल्टी में होगा,
प्रॉब्लम्स में होगा। अब जनवरी और फरवरी में जाके अचानक बैड डेट नहीं हो सकता। तो अगर लेट्स से जनवरी या फरवरी में मुझे पता चलता है कि मेरा एक रिसीवेबल है ए लिमिटेड, वो बैड डेट हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट। मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस बैड डेट को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मुझे मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस बैड डेट को ट्रीट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। नंबर 2, सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट केस। हमारे ऊपर एक कोर्ट केस चलता हुआ आ रहा था, वो जनवरी और फरवरी में आके सेटल हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक जनवरी और फरवरी में वो कोर्ट केस सेटल हो गया। वो कोर्ट केस पीछे से चलता हुआ आ रहा था। देयर इज इनफ एविडेंस कि अगर एक कोर्ट का केस सेटल हो गया है रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, तो देयर इज इनफ एविडेंस के कंडीशंस एग्जिस्टेड कि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, इसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोर्ट केस हार गया हूं और मुझे कॉम्पेंसेशन पे करना है, तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है। मुझे उसको 2010 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा। डिस्कवरी ऑफ अ फ्रॉड और एरर। रिपोर्टिंग पीरियड के बाद मुझे पता चला है कि कोई फ्रॉड या एरर हो रहा है, तो फ्रॉड या एरर अचानक नहीं था, वो मैंने डिस्कवर अभी किया है। उसका ताल्लुक मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2010 से है। इट नीड्स टू बी एडजस्टेड। डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड, एरर और करप्शन इज एन एडजस्टिंग इवेंट। इसको जाके मुझे 2010 में एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रॉड मैंने डिस्कवर अभी किया है। रिपोर्टिंग पीरियड के बाद डिस्कवर करने का यह मतलब नहीं है कि मैं उसको ठीक नहीं कर सकता, मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा 2010 में। एंड देन इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट डिटेक्टेड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। यह हम इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स IAS 36 में पढ़ेंगे कि अगर एक एसेट सडनली इंपेयर हो जाता है तो उसका ताल्लुक पीछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होता है, वो एडजस्ट होगा। वो हम आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह इंपेयरमेंट क्या होती है। बट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि एडजस्टिंग इवेंट क्या चीज है। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब कि इवेंट अकर तो कर रहा है रिपोर्टिंग डेट के बाद, लेकिन क्या इसका मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ताल्लुक है या नहीं है। एडजस्टिंग इवेंट is an event where there is enough evidence at the reporting date कि material conditions existed कि इस event का ताल्लुक है मेरे current financial statement से। Bankruptcy of a major receivable is an adjusting event. Settlement of a court case is an adjusting event. अगर कोई fraud, corruption, error पकड़ा is an adjusting event भाई। बेशक जनवरी, फरवरी, मार्च ऑफ 2011 में हुआ हो, बेशक रिपोर्टिंग पीरियड इज 2010, लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं जैन, फेब, मार्च ऑफ 2011 में, तो इवेंट्स जो इधर जनवरी, फरवरी, मार्च में हुए हैं, एडजस्टिंग इवेंट का ताल्लुक 2010 से होगा। एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड टू बी एडजस्टेड। इसी तरह कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का मतलब है बेटे, द इवेंट एक्चुअली अकर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इवेंट रिपोर्टिंग पीरियड के बाद अकर तो कर रहा है, 31 दिसंबर के बाद अकर तो कर रहा है, लेकिन देयर इज नॉट इनफ एविडेंस दैट कंडीशंस एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग डेट। इतनी इनफ एविडेंस ही नहीं है कि इस इवेंट की कुछ कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती थी या इसका ताल्लुक रिपोर्टिंग डेट वाले साल में है, ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है। तो फिर ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं? मैंने कहा ऐसे इवेंट्स को नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं। नॉन एडजस्टिंग इवेंट का मतलब है दीज इवेंट्स विल नॉट बी एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2010। ये इवेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2010 के अंदर एडजस्ट नहीं होंगे। दीज आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। और मैंने आपके लिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की एग्जांपल्स भी लिख ली हैं। नॉन एडजस्टिंग इवेंट मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द रिपोर्टिंग डेट पे एडजस्ट नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में जाता है।
ये सिर्फ और सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में जाता है। यानी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं डालते हो, आप नोट्स टू अकाउंट्स में लिख देते हो कि दिस इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट एंड देयर वाज नॉट इनफ एविडेंस ऑफ द कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड। कि इवेंट अकर तो कर रहा है आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, लेकिन एडजस्ट नहीं होगा। तो फिर कब एडजस्ट होगा? मैंने कहा फिर वो 2011 में एडजस्ट होगा, 2010 करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नहीं होगा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आर दोज इवेंट्स which do not provide enough evidence of the conditions that existed at the reporting date. These events are related to those conditions which arose after the reporting date. यानी इसकी कोई कंडीशन, इसकी कोई एविडेंस ही नहीं है रिपोर्टिंग डेट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, मेजर परचेज एंड सेल ऑफ एसेट। अगर मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर रिपोर्टिंग डेट के बाद कोई नॉन करंट एसेट परचेज कर लिया है, तो इसका 2010 से क्या ताल्लुक? एसेट तो परचेज 2011 में हुआ है ना, तो एसेट 2011 में रिकॉर्ड होगा। और ये चीज तो हम बहुत पहले से अकाउंटिंग में करते हुए आ रहे हैं। फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। जिस साल एसेट परचेज होता है उसी साल रिकॉर्ड होता है ना। तो बेशक रिपोर्टिंग डेट के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में कोई एसेट मैंने खरीदा या बेचा, वो 2010 में रिकॉर्ड नहीं होगा। देयर इज नॉट इनफ एविडेंस के 2010 से रिलेट करता है। एसेट खरीदा 11 में तो 11 में रिकॉर्ड होगा। इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, ये बहुत कॉमनली टेस्टेड है। कोई फ्लड, कोई फायर, कोई सुनामी की वजह से कोई इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो गई। इट्स अ नेचुरल हैजार्ड, राइट? ये एक नेचुरल हैजार्ड है। अगर कोई इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय होती है जनवरी, फरवरी, मार्च में बेटे, तो इसका मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या ताल्लुक है? फॉर एग्जाम्पल, फरवरी के अंदर इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो गई, तो देयर वाज नॉट इनफ एविडेंस। मुझे तो नहीं पता ना फ्लड आएगा या फायर हो जाएगी मेरे वेयर हाउस के अंदर। इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। It will not be adjusted in the financial statements of 2010. Announcement of a major reconstruction of the business. February, March में डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया कि बिजनेस की एक्सपेंशन हो रही है, कुछ मेजर चेंजेस आने के हैं बिजनेस में, साथ में हम नई बिल्डिंग खरीदने वाले हैं, एक्सटेंशन टू द ऑफिस प्रीमिसेस होने वाला है। तो भाई ये तो हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च में। इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये 2010 में एडजस्ट नहीं होगा। अगर जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर कोई रिकंस्ट्रक्शन की अनाउंसमेंट हुई है, कोई डिसीजन लिया है एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग का, इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इसका 2010 से कोई ताल्लुक ही नहीं है। देयर इज नॉट इनफ एविडेंस एट द रिपोर्टिंग डेट। द कंडीशंस डिड नॉट एग्जिस्ट एट द रिपोर्टिंग डेट। Commencement of a major litigation arising solely out of the events after the reporting period. Litigation का मतलब होता है केस। तरीके से सुनना है। 31 दिसंबर के बाद जनवरी या फरवरी में मेरे किसी लेबर से कोई गलती हो गई और मेरी फैक्ट्री से बहुत सारा ब्लैक धुआं या ब्लैक फ्यूम्स निकलने लगे, जिसने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये कब हो रहा है? जनवरी, फरवरी में, आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। कोई एरर हुआ है, कोई मशीन का प्रॉब्लम हुआ है जिस वजह से एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो गया, तो मेरे ऊपर केस हो गया है। अब ये केस ऐसा है जो हुआ मेरे पे कब है? जनवरी, फरवरी में, रिपोर्टिंग डेट के बाद। क्योंकि मेरे लेबर से कोई गलती हुई है, वो जनवरी, फरवरी में हुई है ना। आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड अगर आपसे कोई गलती हुई है और आपके ऊपर कोई केस हो गया है किसी इवेंट की वजह से, केस स्टार्ट हुआ है। गलती कब हुई मेरे से? रिपोर्टिंग डेट के बाद। तो इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट कि मेरी लेबर से गलती हुई है लेट्स से फरवरी में। फरवरी में मेरी फैक्ट्री से एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो गया है और मेरे पे केस ही फरवरी में हुआ है, तो इसका मतलब ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। बिकॉज द इवेंट एक्चुअली टुक प्लेस आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, गलती हैपेंड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड एनीवेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओनली रिटन इन द नोट्स टू अकाउंट्स। इससे पहले जो एडजस्टिंग इवेंट हमने सीखा था ना, उसमें सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट केस था कि जनवरी, फरवरी में सेटलमेंट हो रही है, वो तो एडजस्टिंग इवेंट है।
लेकिन यहां मुझसे गलती, इवेंट ही हुआ है रिपोर्टिंग डेट के बाद। एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय मैंने रिपोर्टिंग डेट के बाद किया है। इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एंड ऑफ कोर्स लास्ट में हमने कंपनी में भी सीखा, फाइनल डिविडेंड्स प्रपोज टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अगर कोई ऑर्डिनरी डिविडेंड्स प्रपोज्ड है, प्रपोज का मतलब आपने अनाउंस कर दिया है, डिविडेंड पे नहीं किया है, तो अगर आप जनवरी फरवरी के अंदर यानी रिपोर्टिंग डेट के बाद कोई डिविडेंड्स प्रपोज करते हो तो वो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता। आप सबको पता है कि वो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में जाते हैं। और मैंने कहा था नोट्स टू अकाउंट्स में जाते हैं बिकॉज ऑफ IAS 10। ये नोट्स टू अकाउंट में जाते ही IAS 10 की वजह से, क्योंकि इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इट हैपेंड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट के बाद 31 दिसंबर 2010 के बाद आपने जनवरी या फरवरी के अंदर अगर अनाउंसमेंट की है, डिविडेंड्स प्रपोज हो गए, तो ये 2010 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते भाई। डिविडेंड्स पेड रिकॉर्ड होते हैं, प्रपोज नहीं होते। अकॉर्डिंग टू IAS 10, प्रपोज डिविडेंड्स आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। So the entire topic, IAS 10 events after the reporting period, events after the balance sheet date, is very highly tested and very important. ये बताता है कि 31 दिसंबर 2010 के बाद it takes up to 2 to 3 months to publish the financial statements to the general public. तो इन 2-3 महीनों के अंदर जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं, ये 2-3 महीने 2011 के हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं इस दौरान कि हमें चेक करना है कि इज देयर इनफ एविडेंस एट द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ दिस इवेंट। क्या कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं एट द रिपोर्टिंग पीरियड कि मैं इस इवेंट को एडजस्ट करूं 2010 में। दिस IAS lays the foundation of events which are divided into 2 categories, adjusting and non-adjusting. एडजस्टिंग का मतलब 2010 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट होगा। नॉन एडजस्टिंग का मतलब है 2010 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, इट विल ओनली गो इन द नोट्स टू अकाउंट्स, दैट्स इट। और इसके सारे एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये पास पेपर टेस्टेड एग्जांपल्स हैं।